कंप्लीट अप्रोच आप लोगों को मिलेगा बुक के थ्रू। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास को। आपकी स्क्रीन पर एक फर्स्ट स्लाइड आ रही है। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द वेस्टलैंड। आप लोगों की स्क्रीन पर अच्छे से आप लोग डिस्कस करिए। कमेंट सेक्शन पर ज्यादा फोकस आप लोग मत करिए, मेन फोकस आप लोग स्लाइड पर करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। देखिएगा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वेस्टलैंड को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर कंप्लीटली जो ये वर्क वेस्टलैंड है, मैग्नम ऑपस वर्क है, मोस्ट फेमस वर्क है टीएस एलियट का। ये वर्क पब्लिश कब किया गया था? जितनी भी मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूं, ऑल द डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो कंप्लीट ऑल द डिटेल्स। तो जो ये वर्क दी वेस्टलैंड पढ़ता है टीएस एलियट का, इसको पब्लिश किया गया था 1922 में पब्लिश किया गया था। 1922 में एक मैगजीन है जिसका नेम है द क्राइटेरियन। और आप लोग अच्छे से कंफर्म करिएगा कि जो ये मैगजीन द क्राइटेरियन है, ये टीएस एलियट की अपनी मैगजीन है। टीएस एलियट जो होता है वो इसका एडिटर होता है। आप लोग अच्छे से कंफर्म करिएगा। कंफर्म हो गया ना? टीएस एलियट जो है वो इसका एडिटर होता है द क्राइटेरियन का। ये टीएस एलियट की मैगजीन होती है। तो टीएस एलियट की द क्राइटेरियन मैगजीन का जो अक्टूबर का इशू आता है, उस इशू में फॉर द फर्स्ट टाइम द वेस्टलैंड को पब्लिश किया जाता है 1922 में। इसके बाद में एक यूएस की मैगजीन होती है, यूनाइटेड स्टेट की मैगजीन होती है, जिसका नेम द डायल होता है। और द डायल मैगजीन में जो ये वर्क द वेस्टलैंड है, इसको नवंबर के इशू में पब्लिश किया जाता है। अच्छे से आप लोग कंफर्म रखिएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर टोटल सेक्शंस कितने हैं द वेस्टलैंड में। टोटल सेक्शंस जो हैं वो 5 सेक्शंस हैं। आप लोग कंफर्म रखिएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्शन है उसका नेम है द बरियल ऑफ द डेड। आप लोग लर्न रखिएगा, ये फर्स्ट सेक्शन इसका है। सेकेंड सेक्शन जो इसका है वो है अ गेम ऑफ चेस। इसके बाद में जो थर्ड सेक्शन पड़ता है वो है द फायर ऑफ सरमन। जो इसका फोर्थ सेक्शन है वो है डेथ बाय वाटर। अच्छे से आप लोग कंफर्म रखिएगा। फिर इसका जो फिफ्थ सेक्शन पड़ता है वो है व्हाट द थंडर सेड। और इस तरीके से ओवरऑल हमको 5 सेक्शन मिलते हैं द वेस्टलैंड में। इनके नेम आप लोग कंफर्म रखिएगा। एग्जाम में आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंशियल ऑर्डर में सेक्शन को भी सेट करने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दी वेस्टलैंड में टोटल लाइंस कितनी है। एनटीए नेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रह चुका है, आप लोग कंफर्म रखिएगा। ये कोई यूजलेस फैक्ट नहीं है कि टीएस एलियट के वेस्टलैंड में टोटल लाइंस कितनी है। टीएस एलियट के वेस्टलैंड में जो टोटल लाइंस हैं वो नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो टोटल लाइन है वो 434 है। कंफर्म हो गया ना? लर्न रखिएगा। और ये 3 वर्ष में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है 3 वर्ष में लिखा गया है। पोएट्री को हम 2 वर्षस में कंप्लीट करते हैं। एक को हम ब्लैंक वर्ष बोलते हैं, दूसरे को हम फ्री वर्ष बोलते हैं। आप लोग कंफर्म रखिएगा। जो ब्लैंक वर्ष होता है वहां पर नो राइम स्कीम बट आयम्बिक पेंटामीटर। राइम स्कीम तो वहां पर कोई नहीं होती है, लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है। और जैसा कि नेम से ही कंफर्म है, फ्री वर्ष मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बाउंड नहीं होता है। जो फ्री वर्ष होता है यहाँ पर नो राइम स्कीम एंड नो मीटर। ना तो कोई राइम स्कीम होता है फ्री वर्ष में और ना ही कोई मीटर होता है। फ्री वर्ष को हम वर्ष लीवर भी कहते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से लर्न रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद में डेडिकेटेड टू कि जो ये वर्क हमको दी वेस्टलैंड मिल रहा है, इसको टीएस एलियट ने किसको डेडिकेट किया था, इसको आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। शुभांगी त्रिवेदी जी, क्राइटेरियन मैगजीन जो है वो यूके की मैगजीन है, यूनाइटेड किंगडम की मैगजीन है, और उसका जो एडिटर था वो टीएस एलियट था। यूएस की मैगजीन द डायल है, कंफर्म रखिएगा। तो जो ये वर्क है ये डेडिकेट किया गया है एजरा पाउंड को डेडिकेट किया गया है। अब जो ये एजरा पाउंड होता है, इसका बहुत ही अच्छा एसोसिएशन टीएस एलियट के साथ में रहा है, इसको भी कंफर्म रखिएगा। जो ये एजरा पाउंड होता है वो एक अमेरिकन पोएट होता है, इसके साथ ही साथ अमेरिकन क्रिटिक होता है। ठीक, और एजरा पाउंड को टीएस एलियट ने इस वर्क को डेडिकेट किया है, और डेडिकेशन में टीएस एलियट ने लिखा है एजरा पाउंड
इल मिगी लियोरी फेवरो, कंफर्म रखिएगा। ये लाइन हमको डेडिकेशन में मिलती है, टीएस एलियट ने इसी लाइन के साथ में डेडिकेट किया है एजरा पाउंड को ये वर्क। अब जो ये लिखा हुआ है इल मिग लियोरी फेवरो, जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब होता है द बेस्ट क्राफ्टमैन। क्या मतलब होता है? द बेस्ट क्राफ्टमैन। इसको आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं इसका जेनर क्या है। तो इसका जेनर है लॉन्ग पोएम है, एपिकल पोएम है। इसको भी आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम लोग आ रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग कंफर्म रखिएगा कि जो ये वर्क दी बेस्टलैंड है यहां पर एपिग्राफ आया है। एपिग्राफ होता क्या है आप लोग इसको बहुत जल्दी समझ लीजिएगा। एपिग्राफ का मतलब है जब कोई राइटर अपने वर्क की स्टार्टिंग को किसी दूसरे कुछ लाइंस से करता है, तो जो वो दूसरे राइटर के वर्क्स की लाइंस होती हैं उनको हम एपिग्राफ बोलते हैं वर्क में। कंफर्म हो गया ना? मीन्स कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आगे चल करके मैं कोई बुक लिखना स्टार्ट करता हूँ लिटरेचर की, मीन्स कोई मैं ड्रामा लिखना स्टार्ट करता हूँ या पोएट्री लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं अपने वर्क की स्टार्टिंग किसी दूसरे राइटर के किसी वर्क की कुछ लाइनों को उठा करके स्टार्ट करूं, तो जो दूसरे राइटर की वर्क की वो कुछ लाइंस हैं उनको मैं एपिग्राफ बोलूंगा, वो मेरे वर्क में एपिग्राफ होंगी। इसको आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा कि एपिग्राफ होता क्या है। कंफर्म हो गया? तो टीएस एलियट ने अपने वर्क बेस्टलैंड के लिए एपिग्राफ लिया है, और जब एपिग्राफ लिया है तो किसी दूसरे राइटर के किसी वर्क की कुछ लाइनें होंगी, तो उसको हम लोग कंफर्म करते हैं। देखिएगा फैक्ट क्या है कि हमको एक राइटर मिलता है, इटालियन राइटर मिलता है, जिसका नेम होता है पेट्रोनियस। क्या नेम होता है? पेट्रोनियस। और इस इटालियन राइटर पेट्रोनियस का एक वर्क है जिसका नेम है सैटिरिकॉन। क्या नेम है? सैटिरिकॉन। तो इस सैटिरिकॉन वर्क से कुछ लाइंस को टीएस एलियट ने उठा करके फिर अपने वर्क दी बेस्टलैंड की स्टार्ट है। इसलिए एपिग्राफ को टीएस एलियट ने लिया है। कहां से लिया है? सैटिरिकॉन। कंफर्म रखिएगा। अब वो एपिग्राफ की लाइन क्या है मैं उनको भी कंफर्म कर दे रहा हूं। ये लिखा हुआ है नीचे एपिग्राफ की लाइंस हैं जो कि सैटिरिकॉन के वर्क की हैं, जिनको टीएस एलियट यूज कर रहा है अपने वर्क में। ठीक, इसमें क्या लिखा हुआ है? फॉर वंस, एक बार, आई माई सेल्फ सा, मैंने खुद देखा, विथ माई ओन आईज, अपनी आंखों से मैंने देखा। और मैंने किसको देखा? सिबिल को देखा। यहां पर जो सिबिल है इसका मतलब प्रॉफिटेस होता है। मतलब जो प्रॉफिट का वर्क करता है फीमेल जेंडर में उसको हम प्रॉफिटेस बोलते हैं, उसके लिए टर्म है सिबिली। और यहाँ पर जो ये क्यूमी आया हुआ है वो ओरेकल है, मीन्स वो एक सेंटहुड का एक प्लेस है, वहां की रहने वाली एक प्रॉफिटेस थी जिसका नेम है सिबिली। तो कहा जा रहा है कि एक बार मैंने सिबिली को, जो कि क्यूमे की रहने वाली है, उसको मैंने देखा हैंगिंग, वो हैंग हो रही थी। कहां पर हैंग हो रही थी? एक केज में हैंग हो रही थी, एक पिंजड़े में हैंग हो रही थी। एंड और व्हेन द बॉयज सेड, और जब बच्चों ने पूछा, सिबिली से जब बच्चों ने पूछा कि व्हाट डू यू वांट, सिबिली तुम चाहती क्या हो, तो सी रिप्लाइड, तो उसने उत्तर दिया कि आई वांट टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ। कंफर्म हो गया ना? ये सैटिरिकॉन का जो सैटिरिकॉन वर्क है पेट्रोनियस का, सैटिरिकॉन वर्क से इन लाइंस को टीएस एलियट ने लिया है और इन्हीं से स्टार्ट किया है अपने वर्क दी बेस्टलैंड को। तो ये जो लाइंस हैं वो एपिग्राफ है टीएस एलियट के दी बेस्टलैंड में। अब थोड़ा इसको आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा कि टीएस एलियट इस एपिग्राफ को क्यों लेता है। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो ये वर्क टीएस एलियट का वेस्टलैंड है, यहाँ पर जितने भी पीपुल हैं वो स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई है, गॉड में उनका बिलीफ खत्म हो गया है। जो वो पीपुल है वो पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, पीपुल जो है वो वल्गर हो चुके हैं, पीपुल जो है वो मटेरियलिस्टिक टेस्ट की तलाश में रहते हैं, फिजिकल प्लीजर की तलाश में रहते हैं। कंफर्म हो गया ना? तो मीन्स वहां पर जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, गॉड में बिलीफ का कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और इस बात को लेकर के टीएस एलियट जो है वो वरीड होता है। तो जब ये एपिग्राफ लेता है तो एपिग्राफ में आप देखिएगा कि जो प्रॉफिटेस है, कौन है? जो प्रॉफिटेस है, प्रॉफिटेस का मतलब होता है सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
तो उसको बच्चों ने हैंग कर दिया है। मैटेरियलिस्टिक पीपुल ने, बच्चे क्या होते हैं, मैटेरियलिस्टिक होते हैं, उनको नहीं मालूम होती है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। तो बच्चों ने प्रॉफिटस को हैंग कर दिया है, उसको उन्होंने केज में हैंग कर दिया है। अब जो वो प्रॉफिटस है, जब उससे मैटेरियलिस्टिक पीपुल मतलब कहते हैं कि सिबली तुम क्या चाहती हो, तो कहती है कि बस मैं मरना चाहती हूँ, क्या नहीं रह गया है, तुम लोग तो स्पिरिचुअली डेड हो, तुम लोग तो मैटेरियलिस्टिक हो, तुम लोग मेरे इंपॉर्टेंस को समझ नहीं सकते हो। तो जो ये यहाँ पर एपिग्राफ की लाइन आई है, इससे डायरेक्ट रिलेशन टीएस एलियट के वर्क दी बेस्ट लैंड का होता है, और इसीलिए टीएस एलियट अपने वर्क दी बेस्ट लैंड में इस एपिग्राफ को रखता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना एपिग्राफ रखने का रीजन, क्योंकि इस एपिग्राफ में क्या बताया गया है कि जो प्रॉफिटस है, प्रॉफिटस का मतलब क्या होता है, सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसको बच्चों ने कैद कर लिया है। बच्चे जो होते हैं वो मैटेरियलिस्टिक होते हैं, वो तो समझते नहीं है स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। तो जब स्पिरिचुअलिटी अपने आप को पिंजड़े में कैद पाती है और उससे मैटेरियलिस्टिक बच्चे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए स्पिरिचुअलिटी तुम्हारे साथ में, तो स्पिरिचुअलिटी कहती है बस केवल मैं मरना चाहती हूँ, मैं केवल डाई होना चाहती हूँ। क्योंकि जो ये टीएस एलियट का वर्क वेस्ट लैंड है, तो वेस्ट लैंड में रहने वाले जो पीपुल हैं वो स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं, वो कंप्लीटली मैटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। तो एक डायरेक्ट रिलेशन यहां से बन रहा है एपिग्राफ से, और इसीलिए टीएस एलियट ने इस एपिग्राफ को रखा है। तो मैंने ये भी आप लोगों का जो है उसको मैंने कंफर्म कर दिया है आप लोगों को। आई होप अच्छे से आप लोगों को एपिग्राफ का रिलेशन एलियट हो गया ना। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जहां पर हम लोग कुछ और पॉइंट्स को स्टोरी की तरफ हम लोग चलेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर देखिएगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि टीएस एलियट के इस वर्क दी वेस्ट लैंड में हमको टोटल 5 सेक्शंस मिलते हैं। अब जो ये 5 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस में से जो 3 सेक्शंस हैं उनकी जो टाइटल है, टाइटल को टीएस एलियट ने कहीं ना कहीं से डिराइव किया है, कहीं ना कहीं से लिया है। तो उसका सोर्स क्या है मैं वो भी आप लोगों को अच्छे से कंफर्म कर दे रहा हूं। सो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है कि दी टाइटल दी बरियल ऑफ द डेड, मतलब जो सेक्शन है दी बरियल ऑफ द डेड, तो दी बरियल ऑफ द डेड की जो टाइटल है वो लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रेजर एक राइटर है, उसका वर्क है जिसका नेम है द गोल्डन बो। कंफर्म हो गया ना। तो ये जो फ्रेजर का वर्क है, इस वर्क से टीएस एलियट ने अपने वर्क वेस्टलैंड के सेक्शन द बरियल ऑफ द डेड की टाइटल को डिराइव किया है। इसको भी आप लोग कंफर्म रखिएगा। हमको एक सेक्शन और मिलता है जिसका नेम है अ गेम ऑफ चेस। अब अ गेम ऑफ चेस सेक्शन की टाइटल को टीएस एलियट ने कहां से लिया है? तो थॉमस मिडलसन का बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क है जिसका नेम है विमेन विवेयर विमेन। तो विमेन विवेयर विमेन जो है वहां पर अ गेम ऑफ चेस का कॉन्सेप्ट आया है, और वहीं से टीएस एलियट ने वेस्टलैंड के अपने सेक्शन अ गेम ऑफ चेस की टाइटल को डिराइव कर लिया है, कॉपी कर लिया है, ले लिया है। कंफर्म हो गया ना। हमको एक सेक्शन यहां पर और मिलता है वेस्टलैंड में जिसका नेम है दी फायर सरमन। क्या नेम है? दी फायर सरमन। और दी फायर सरमन की जो टाइटल है उसको एलियट ने लॉर्ड बुद्धा के सरमन से लिया है। जो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग है, जो लॉर्ड बुद्धा के सरमन्स हैं, वहां से टीएस एलियट ने अपने इस सेक्शन दी फायर सरमन की टाइटल को डिराइव किया है। कंफर्म हो गया ना। तो अच्छे से आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए जी, जारा जी, सर इट इज नॉट टेकन फ्रॉम मिडलसन अ गेम ऑफ चेस। पूरी तरीके से जारा जी कंफर्म है, इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा अच्छे से। अ गेम ऑफ चेस की जो टाइटल है उस टाइटल को टीएस एलियट ने थॉमस मिडलसन का जो वर्क है जिसका नेम है विमेन विवेयर विमेन, वहां पर गेम ऑफ चेस का वहां पर कॉन्सेप्ट आया है, वहीं से डिराइव किया है, जो कि पूरी तरीके से सही है, पूरी तरीके से करेक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, आप चेक कर सकते हैं। कंफर्म हो गया। अब इसके बाद में मैं आप लोगों के लिए एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहीं पर डिस्कस कर देना चाहता हूं, और वो है रेफरेंस। रेफरेंस क्या है? मींस यहां थियोलॉजी में जो उपनिषद का कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? उपनिषद का कॉन्सेप्ट है। तो एक उपनिषद है जिसका नेम है बृहदरण्यका, मतलब कुछ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अजीब है।
है बृहदरण्यका, ये उपनिषद का नेम है। क्या है? बृहदरण्यका। ठीक, ये उपनिषद का नेम है और इस उपनिषद का रेफरेंस लिया है टीएस एलियट ने अपने वर्क वेस्टलैंड के लिए। आगे चल करके जब आप लोग वेस्टलैंड को कंफर्म करेंगे तो आपको अच्छे से कंफर्म होगा। संस्कृत की यहाँ पर कुछ लाइंस आई हैं, यहाँ पर जो बुद्धिज्म है उसका भी इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, बुद्धा के जो सरमन्स हैं भी नेम है बृहदरण्यका। इस उपनिषद का भी रेफरेंस यहाँ पर राइटर ने टीएस एलियट ने, तो आप लोगों को अच्छे से कंफर्म यहाँ पर हो गया होगा। और जो ये बृहदरण्यका है इसका क्या रेफरेंस लिया है वो आगे चल करके स्टोरी में आप लोगों को अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। तो आई होप अब तक मैंने जो कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए हैं टीएस एलियट के वेस्टलैंड से रिलेटेड, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप लोगों ने अच्छे से कंफर्म भी कर लिया होगा और आई होप आप लोगों को कोई डाउट यहाँ से नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया हो, बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है वेस्टलैंड की उसको कंफर्म कर लिया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप लोग रेडी हैं द वेस्टलैंड का कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए, द वेस्टलैंड की कंप्लीट को कवर करने के लिए। आप करिएगा कमेंट सेक्शन में जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकें। So all the students answer soon in comment section. आप लोग रेडी हैं पूरी तरीके से? आपको दी वेस्टलैंड का कंप्लीट अप्रोच दिया जाएगा, वेस्टलैंड से कुछ भी स्किप नहीं किया जाएगा, पूरी स्टोरी आपको दी जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं जो वेस्टलैंड को रीड करते हैं, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे मैग्नम ऑपस हैं, अमेरिकन लिटरेचर में बहुत सारे मैग्नम ऑपस हैं, पोस्ट कॉलोनियल में से इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वहां पर होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको कंप्लीट स्टोरी कभी कंफर्म नहीं हो पाती है, वो सेल्फ रीड करने की कोशिश करते हैं, इनको स्टोरी बोरिंग लगती है और जो एक इंटैक्ट कॉन्सेप्ट होता है उसको कैच नहीं कर पाते हैं। समझ हो गया ना? तो चलिए अब मैं आप लोगों के सामने टीएस एलियट के दी वेस्टलैंड की स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी वे में एकदम से फील करा करके मैं आप लोगों को समझाने चल रहा हूं। तो आप लोग अच्छे से रेडी भी होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्लाइड आप लोगों की स्क्रीन पर आ गई है और यहीं पर पूरा का पूरा जो ये वर्क है दी वेस्टलैंड उसको मैं यहाँ पर एवरी ईच एंड एवरी फैक्ट को कंफर्म कर लूंगा। कंफर्म हो गया ना? सो देखिएगा मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर को आप लोग लव करना सीखिए, लिटरेचर जो है उसको एडमायर करना आप लोग सीखिए, लिटरेचर जो है उसको फील करना आप लोग सीखिए। तो लिटरेचर कभी आपको बर्डन नहीं लगेगा, बाकी लिटरेचर जो है वो आपकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल लगेगा। कंफर्म हो गया ना? तो बस फील करने की जरूरत है, लव करने की जरूरत है, लिटरेचर को एफर्ट है कि मैं आप लोगों को वही करा सकूं। कंफर्म है ना? ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं स्टोरी। क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा जिससे कि आपका जो अटेंशन है वो ब्रेक हो, क्योंकि जो वर्क होता है वर्क का एनालिसिस अगर हम लोग फ्लो में करते हैं, एक फ्लो में करते हैं, तो सारी स्टोरी को हम लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर ले जाते हैं, अच्छे से कंफर्म कर ले जाते हैं। लेकिन अगर हमारा फ्लो अगर बार बार ब्रेक हो रहा होता है तो उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, एकदम से फील करते हुए अच्छे से इसको कंफर्म करिएगा। कंफर्म हो गया ना? ठीक, देखिएगा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दी बेस्ट ही है, कोई फिल्म चल रही है और फील करते हुए पूरी तरीके से खो जाइएगा स्टोरी में और एंजॉय करिएगा स्टोरी। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा होता क्या है कि जो टीएस एलियट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है 1914 से 1918, 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। उसके बाद में टीएस एलियट जो है वो इंग्लैंड की दशा को देखता है, लंदन की दशा को देखता है और टीएस एलियट पाता है कि अब लैंड की फुल लैंड हुआ करता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न सेंचुरी में जो ये लंदन है वो ब्यूटीफुल लैंड नहीं रह गया है।
अब लंदन में रहने वाले जितने भी पीपुल हैं वो तो कंप्लीटली मैटेरियलिस्टिक हो गए हैं, भौतिकवादी हो गए हैं। गॉड में उनका बिलीफ नहीं रह गया है, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं रह गई है, मैटेरियलिस्टिक टेस्ट के वो पीपुल हो गए हैं, सेक्सुअल प्लीजर की तलाश में रहते हैं, फिजिकल प्लीजर की तलाश में रहते हैं और अपनी से उन लोगों ने मैटेरियल को। तो जब टी.एस. एलियट ऐसा देखता है वो बहुत ज्यादा परप्लेक्स्ड हो जाता है, वो बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है टी.एस. एलियट। और टी.एस. एलियट कहता है कि जो लैंड कभी ब्यूटीफुल हुआ करता था वो लैंड अब ब्यूटीफुल ना हो करके वेस्ट लैंड हो गया है। क्या हो गया है? वेस्ट लैंड हो गया है। आप लोगों ने अच्छे से कनेक्ट कर लिया होगा व्हाट इज वेस्ट लैंड ऑफ टी.एस. एलियट। तो टी.एस. एलियट कह रहा है कि लंदन जो कभी पहले ब्यूटीफुल लैंड हुआ करता था अब वो ब्यूटीफुल लैंड नहीं रह गया है, अब वो मैटेरियलिस्टिक पीपुल का लैंड हो गया है और अब वो वेस्ट लैंड हो गया है, मतलब लैंड ऑफ नो यूज। अब इस लैंड का कोई भी यूज नहीं रह गया है। तब टी.एस. एलियट जो है अपने इस वर्क को राइट डाउन करता है जिसका वो नेम रखता है दी वेस्ट लैंड रखता है। और दी वेस्ट लैंड में उसने उस कॉन्सेप्ट को रखा है जो उसने लंदन की लाइफ में एब्जॉर्ब किया है। टी.एस. एलियट ने जो कुछ भी देखा कि लंदन के पीपल कैसे मैटेरियलिस्टिक हो गए हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या क्या हो गई हैं, उन सारी चीजों का वो एनालिसिस करने के बाद में अपने इस वर्क दी वेस्ट लैंड के थ्रू हम लोगों के सामने कन्वे कर रहा है कि किस तरीके से इंग्लैंड वेस्ट लैंड हो सका है। कंफर्म हो गया ना? तो ये भी आप लोगों को अच्छे से कंफर्म है। तो यहाँ पर हो जाती है वर्क का जो सेंट्रल है टायरेसियस। क्या नेम है? टायरेसियस। रखिएगा, ये वर्क का सेंट्रल कैरेक्टर है, वर्क का ये स्पीकर है, नरेटर है टायरेसियस। तो में डिस्कस किया जाता है इस बात को, कहा जाता है कि जो अप्रैल का मंथ होता है, अप्रैल का मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ होता है क्योंकि अप्रैल के मंथ में स्प्रिंग का जो सीजन होता है, बसंत का जो मौसम होता है और जब बसंत का मौसम आ जाता है तो जो नेचर होती है डेकोरेट करने लगती है, जो नेचर होती है वो अपना श्रृंगार करने लगती है, हमको चारों तरफ सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा होता है। मतलब जो नेचर होती है वो विंटर के मौसम में स्लीपी मोड में होती है। विंटर का जो मौसम होता है, विंटर में जो ठंड पड़ रही होती है वो पत्तियों को, वो लीव्स को, वो ट्रीज को, जो पत्तियां कन्वर्ट हो जाती हैं और जो लीव्स होती हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो लीव्स डेड हो जाती हैं। तो ये विंटर के मौसम में होता है। और उसके बाद में जब अप्रैल का मंथ आता है, स्प्रिंग का सीजन स्टार्ट होता है, तो जो लिलियाक फ्लावर है, लिलियाक फ्लावर के जो सीड हैं, उसके जो बीज हैं, तो जब में तो जो वो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, ट्रीज होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके ऊपर हरी हरी पत्तियां आने लगती हैं, मतलब नेचर क्रिएशन करने लगती है। तो ये क्रिएशन का टाइम होता है, स्प्रिंग का टाइम होता है अप्रैल के मंथ में। तो कहा जा रहा है कि अप्रैल कितना अच्छा मौसम होता है, लेकिन जो ये वेस्ट लैंडर हैं, जो इस वेस्ट लैंड में रहने वाले मैटेरियलिस्टिक पीपुल हैं, इनके लिए जो ये अप्रैल का मंथ होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल मंथ होता है, एकदम से क्रूएलेस्ट सीजन होता है अप्रैल वेस्ट लैंडर के लिए। क्योंकि जो ये वेस्ट लैंडर होते हैं ये तो कंप्लीटली मैटेरियलिस्टिक होते हैं, इनकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको डेड हो चुकी होती है। तो जो वेस्ट लैंडर होते हैं वो विंटर के सीजन को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि विंटर का सीजन उनको सेक्सुअल प्लीजर के लिए कहीं ना कहीं से एक्साइट करता है। और विंटर के सीजन में जो लस्ट होती है वो वेस्ट लैंडर के अंदर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। कंफर्म हो गया ना? जो वेस्ट लैंडर होते हैं वो विंटर के सीजन में, विंटर के मौसम में इंजॉय कर रहे होते हैं, मैटेरियलिज्म को इंजॉय कर रहे होते हैं, प्लीजर को
जो होता है वो वेस्टलैंडर को एक्साइट करता है, लस्ट के लिए एक्साइट करता है। और इसलिए जो वेस्टलैंडर होते हैं उनको विंटर का मौसम पसंद आता है, उनको अप्रैल का जो मंथ है वो पसंद नहीं आता है। इसलिए वेस्टलैंडर के लिए जो अप्रैल का मंथ है वो क्रूएल मंथ माना जाता है। ऐसा स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया जा रहा है। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो ये टायरेशियस है, टायरेशियस जो है वो टहल रहा होता है। लंदन है जो हुआ करता हो गया है, यहाँ की एक्टिविटीज क्या हैं। तो जो ये टायरेशियस है ये टहलते टहलते एक पब में जाता है, एक रेस्तरां में जाता है, मतलब ये कैफे में जाता है ये टायरेशियस। और जब टायरेशियस कैफे में पहुंचता है तब टायरेशियस वहां पर देखता है कि एक किनारे प्रेमी और प्रेमिका का एक जोड़ा बैठा हुआ है, लवर और बिलव्ड का एक जोड़ा बैठा हुआ है। जो वो जोड़ा है वो आपस में कुछ बातें कर रहा है। तो जो ये टायरेशियस होता है कि चलो मैं हूं कि ये प्रेमी और प्रेमिका, लवर और बिलव्ड आपस में बातें क्या कर रहे हैं। तो टायरेशियस बैठ करके उनके बगल में सुनने लगता है। और उसके बाद में जो टायरेशियस है वो लड़की से पूछता है, जो बिलव्ड होती है उससे पूछता है टायरेशियस, कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे अपनी आइडिया बता सकती हो, अपनी आइडियोलॉजी को बता सकती हो स्प्रिंग के सीजन को लेकर के, कि जो ये मौसम होता है अप्रैल का मंथ होता है, इसमें जो स्प्रिंग का सीजन होता है, बढ़िया रेनिंग हो रही होती है, उसके बारे में तुम क्या सोचती हो, तुमको पसंद है या नहीं पसंद है। तो जो लड़की होती है, प्रेमिका होती है, वो कहती है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अप्रैल का जो मंथ है, स्प्रिंग का जो सीजन है वो पसंद नहीं आता है। मुझे तो विंटर का सीजन पसंद आता है, विंटर के सीजन में मैंने बहुत ज्यादा इंजॉय भी किया है। उसका जो प्रेमी होता है, उसका जो लवर होता है वो भी बगल में बैठा हुआ होता है। वो प्रेमिका कहती है, टायरेशियस से कहती है कि विंटर के सीजन में मैं और मेरा प्रेमी हम दोनों खुद को गर्म रखते थे, खुद को वार्म रखते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके। वह होता है गर्मी का ही तो मतलब होता है, हमें ठंड लग रही होती है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और मेरा जो ये प्रेमी है, मेरा जो ये लवर है, हम दोनों बहुत अच्छे से अपने आप को वार्म रखते थे। और उसके बाद में हम दोनों अपनी कंपनी को, एक दूसरे की कंपनी को अच्छे से एंजॉय करते थे। हम लोगों को कोई टेंशन नहीं थी, बहुत ही अच्छा मौसम था, और हम दोनों ने ठंडक के मौसम को, विंटर के मौसम को साथ में बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। कंफर्म हो गया ना। तो ये कौन बोलती है, ये लेडी बोलती है। कंफर्म हो गया ना, वो प्रेमिका बोलती है टायरेशियस से। तो टायरेशियस जो है उस प्रेमिका से कहता है कि आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप रूसी हैं, मतलब आप जो है प्रॉपर रूस की रहने वाली हैं। तो वो प्रेमिका कहती है कि नहीं, मैं रूस की रहने वाली नहीं हूं, मैं प्रॉपर जर्मन हूं, मैं जर्मनी की रहने वाली हूं। कहाँ की रहने वाली हूँ, प्रॉपर मैं जर्मन हूँ, मैं प्रॉपर जर्मनी की रहने वाली हूँ। उसके बाद में वो प्रेमिका जो होती है वो सोचने लगती है, कहती है कि बचपन के वो दिन क्या दिन थे जब मैं और जो मेरा कजिन ब्रदर था हम दोनों साथ में खेला करते थे। तो टायरेशियस उनकी बातें सुन लेता है। टायरेशियस मन ही मन सोचता है कि देखो ये हैं वाले पीपुल जिनको जो विंटर का मौसम है वो पसंद आ रहा है, अप्रैल का जो मौसम है वो पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारे पीपुल मटेरियलिज्म की तरफ भाग रहे हैं। तो टायरेशियस वहां से थोड़ा आगे बढ़ता है, वो सुनता है कि एक जर्मन सॉन्ग जो है वो बज रहा होता है, वो प्ले हो रहा होता है, और एक प्रेमी होता है वो जर्मन सॉन्ग को सिंग कर रहा होता है अपनी प्रेमिका के लिए। उसी अभी वो इससे पहले एक प्रेमी जोड़े से, तो टायरेशियस है तो वो आपस में बातें कर रही होती हैं प्रेमी और प्रेमिका। तो कि देखो पिछली बार की मैं तुमको बात बता रही हूँ, पिछली बार तुमने मुझे हेंसित फ्लावर बहुत ज्यादा दिए थे, हेंसित के जो फूल होते हैं तुमने मुझे बहुत ज्यादा दिए थे, और तुमने मुझे इतने ज्यादा फूल दे दिए थे कि उनको मैं अपने पूरे हाथों में भर करके और उसके बाद में घर जा रही थी।
तो जो भी लोग देख रहे थे वो मुझसे कह रहे थे, ये देखो हैंसिट फ्लावर वाली लड़की जा रही है, ये देखो हैंसिट वाली लड़की जा रही है। ऐसा कह करके जो लोग हैं वो मॉकरी क्रिएट कर रहे थे। तो वो प्रेमी और प्रेमिका जो हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो है, जैसे टायरेसियस वो एडमिरेशन करने लगता है, प्रशंसा करने लगता है, और वो प्रशंसा करने लगता है मैडम सोसोस्ट्रिस की प्रशंसा करने लगता है। जो ये मैडम सोसोस्ट्रिस हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर होती हैं। तो वो पर्सन आता है और टायरेसियस से कहता है कि जो मेरी मैडम सोसोस्ट्रिस हैं वो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं मैडम, और मैडम का जो डेडिकेशन है वो तो पूरी तरीके से काबिले तारीफ है। एक बार मेरी मैडम को इन्फ्लुएंजा हो गया, मेरी मैडम को जुकाम हो गया था सोसोस्ट्रिस को, लेकिन मैडम का डेडिकेशन देखने वाला है कि उन्होंने उस जुकाम का कोई भी इफेक्ट अपने पढ़ने दिया था। तो क्या वो जो एजेंट होता है की वो प्रशंसा करता है, एडमिरेशन करता है, और वो टायरेसियस को मैडम सोसोस्ट्रिस के पास लेकर के जाता है। तो मैडम सोसोस्ट्रिस जो हैं वो टायरेसियस से कहती हैं कि टायरेसियस रुको, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर में टैरो कार्ड के पास में कार्ड है, भविष्यवाणी करती हैं। तो जो ये मैडम सोसोस्ट्रिस होती हैं वो एक कार्ड को निकालती हैं, और जो वो कार्ड होता है उस कार्ड पर पिक्चर बनी होती है ड्राउन्ड फोनेशियन सेलर की। खत्म हो गया ना? किसकी पिक्चर बनी होती है? फोनेशियन सेलर के डेथ हो गई थी मैडम सोसोस्ट्रिस, और उसके बाद में कहती है कि जिस कार्ड को मैं खींचना चाहती थी टायरेसियस, वो कार्ड नहीं निकला, रुको मैं दूसरा कार्ड खींच रही हूँ। फिर जो मैडम सोसोस्ट्रिस होती है वो नेक्स्ट कार्ड निकालती है, तो नेक्स्ट कार्ड पर पिक्चर बना होता है, बेलाडोना का पिक्चर बना होता है, और जो ये बेलाडोना होती है वो क्वीन ऑफ रॉक होती है, क्वीन ऑफ डिफिकल्टीज होती है। तो जब इस कार्ड को बाहर निकालती है मैडम, उसके बाद में फिर कहती है टायरेसियस जो मैं कार्ड निकालना चाहती थी, कार्ड ऑफ द हैंग्ड गॉड, फांसी पर लटके हुए देवता का मैं कार्ड निकालना चाहती थी, उस पिक्चर वाला कार्ड नहीं निकला है। खत्म हो गया ना? और अब वो कार्ड तो निकला नहीं है जीसस क्राइस्ट का, तो मैं प्रोफेसी कर रही हूँ और टायरेसियस आगे चल करके तुम्हारी डेथ ड्राउंड होकर जो है वो टायरेसियस के लिए प्रोफेसी करती है, भविष्यवाणी करती है, फ्यूचर बताती है। टायरेसियस वहां से सोसोस्ट्रिस होती है, वो कहती है कि टायरेसियस तुम जा रहे हो, रास्ते में मिसेस इक्विटोन का घर पड़ेगा, और टायरेसियस तुम मिसेस इक्विटोन से कह देना कि वो अपनी होरोस्कोप लेने के लिए मेरे पास ना आएंगी, मैं खुद आकर के मिसेस इक्विटोन की जो होरोस्कोप है उनके घर पर आकर के मैं दे जाऊंगी। कंफर्म हो गया ना? ऐसा मैडम सोसोस्ट्रिस बोलती हैं, टायरेसियस से बोलती हैं। अब तो ये टायरेसियस वहां से चल देता है, लंदन ब्रिज पर आता है, लंदन ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है, और लंदन ब्रिज होने वाली है, सूरज निकलने वाला है, और बहुत से प्रेमी प्रेमिकाओं का जोड़ा जो है, बहुत सारे लोग हैं जो लवर एंड बिलव्ड हैं, वो बाहों में बाहें डाल आर्म इन आर्म उसके बगल से होकर के गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो लोग आहें भर रहे हैं, वो लोग साई कर रहे हैं, और उससे एक
है कि ये लोग इन दी वांट ऑफ मटेरियलिस्टिक टेस्ट हैं, इन दी वांट ऑफ सेक्सुअल प्लीजर हैं। टायरेसियस देखता है कि कितना ज्यादा मटेरियलिज्म जो है वो लंदन में अब अच्छे से फैला हुआ है। तब तक वहां पर क्या होता है कि जो टायरेसियस होता है उसकी नजर भी है और उस पर्सन का नेम होता है स्टेशन। क्या नेम होता है? स्टेटोन या स्टेशन कर करके जो भी हम प्रोनाउंस कर लें, वो वहां पर खड़ा होता है, वहां से निकल रहा होता है। तो जब वो वहां से निकलता है, जब वो वहां से गुजर रहा होता है, निकल रहा होता है, तो टायरेसियस उसको पहचान जाता है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाता है। तो टायरेसियस उसको रोक कर कहता है देखो स्टेशन, हम दोनों माइली के वार में साथ में थे। जो शिप हमारा था जिस पर हम और तुम दोनों थे, माइली के वार को फाइट करने के लिए गए थे, वहां पर मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी। लेकिन जो ये स्टेशन है वो कोई रिप्लाई नहीं करता है। और यहाँ पर जो टायरेसियस होता है वो सोचता है कि आजकल के जो पीपुल हैं वो इतने ज्यादा खुदगर्ज हो गए हैं, इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि पर्सन का दूसरे पर्सन से उनका कोई अच्छे से अटैचमेंट भी नहीं रह गया है। कंफर्म हो गया ना? तो इस तरीके से टायरेसियस जो है वो वहां से थोड़ा आगे बढ़ता है। जब टायरेसियस वहां से थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसके बाद में वो सोच रहा होता है, खुद से वो क्वेश्चन टायरेसियस कर रहा होता है। टायरेसियस कह रहा होता है कि जो हमारी रूट होती है, और हमारी रूट क्या है? हमारी रूट हमारी आत्मा है और गॉड हमारा है। इसके साथ ही जो हमारा गॉड में बिलीफ है वो हमारा रूट है। क्या है? क्या जो ये हमारी रूट है वो मटेरियलिस्टिक टेस्ट को रोक पाएगी? फिर वो कहता है कि जो ये मटेरियलिज्म होता है वो तो डिपेंडेंट सोल चाहता है ना, मतलब वो एक ऐसी आत्मा को चाहता है जो मटेरियलिज्म के ऊपर डिपेंड हो करके रहे, टेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। ऐसा जो टायरेसियस होता है वो सोच रहा होता है, ऐसा सोच रहा होता है। फिर टायरेसियस थोड़ा आगे बढ़ता है। टायरेसियस आगे बढ़ने के बाद में सोचता है, वो याद कर रहा है और कह रहा है कि जो मटेरियलिस्टिक टेस्ट होता है इसका जो एंड होता है वो अच्छा नहीं होता है। और वो रिमेंबर कर रहा होता है, वो रिमेंबर कर रहा है बेलाडोना होती है, क्वीन ऑफ डिफिकल्टीज होती है। और इस बेलाडोना की जो लाइफ थी वो कंप्लीटली लग्जूरियस लाइफ थी। बेलाडोना का जो रूम था वो रूम कंप्लीटली लस्टी रूम था। बेलाडोना के रूम पर जो टेरेस थी वो व्हाइट मार्बल की टेरेस पड़ी हुई थी, और उस टेरेस पर एक चेयर एकदम से राजसी कुर्सी पड़ी रहती थी, उसी पर जो बेलाडोना थी वो बैठती थी। तो जब बेलाडोना बैठती थी तो उसका जो एक रिफ्लेक्शन था वो व्हाइट मार्बल पर दिखाई पड़ता था। और इसके साथ ही साथ उस रूम की जो वॉल्स थी, जो दीवारें थी, वहां पर थोड़ा इंडिसेंट, थोड़ा अश्लील पिक्चर, थोड़ा लस्ट वाले जो पिक्चर थे वो भी लगे हुए थे। लव ऑफ द गॉड ऑफ लव का पिक्चर लगा हुआ था, कामदेव की तस्वीर वहां पर लगी हुई थी। बहुत ही अच्छा वहां पर मिरर रखा हुआ था, शीशा रखा हुआ था, और उस मिरर में 7 कैंडल्स का रिफ्लेक्शन आ रहा था, जो 7 कैंडल वहां पर उस रूम में जल रही होती हैं। शीशे के पास में बहुत सारी मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारी थिंग्स होती हैं जिनको ब्यूटीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। वहां पर बहुत सारे पाउडर्स रखे होते हैं, पफ्स रखे होते हैं, परफ्यूम्स रखे होते हैं, कॉम्ब रखे होते हैं। मतलब पूरी तरीके से बेलाडोना का जो लग्जूरियस लाइफ है, जो उसका लस्ट वाला लाइफ है, उसको इंडिकेट कर रही होती है ये सारी चीजें, उसके रूम का एटमॉस्फियर। बेलाडोना जो होती है उसके जो हेयर होते हैं, उसके जो बाल होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, और उसके बॉडी का जो अपीयरेंस होता है, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं से इंडिकेट कर रहा होता है कि जो बेलाडोना है वो सेक्सुअल प्लेजर के लिए एक्साइटेड है, इन दी वांट ऑफ मटेरियलिस्टिक टेस्ट है।
फिर क्या होता है कि उसी रूम में कुछ पैर आने की मीन्स आवाज, वहां पर आहट सुनाई पड़ती है, वहां पर फुट स्टेप सुनाई पड़ते हैं जैसे कोई पर्सन आ रहा है। उस कमरे में बेलाडोना के रूम में एक पर्सन आता है। पर्सन आकर के बेलाडोना के बगल में, और बेलाडोना कह रही होती है, कल रात को मुझे तुम्हारी नीड थी, कल रात को मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत थी, और मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मेरे साथ रुक जाओ, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन तुम नहीं माने, तुम तो चले गए थे रात को ना, और मैं पूरी रात को सो नहीं पाई। ऐसा बेलाडोना कहती है। तो वहां पर जो वो पर्सन होता है वो कंप्लीट साइलेंट रहता है, वो होता है चुपचाप सुनता रहता है। और उसके बाद में जो बेलाडोना है वो कहती है, क्या यही लव है? तुम मुझसे कभी भी लव से बातें नहीं करते हो, प्रेम पूर्वक तुम मुझसे कभी बातें नहीं करते हो, क्या लस्ट ही लव है? कि जो ये वेस्टलैंड के पीपुल हैं वो इतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि इनको रिक्वायरमेंट जो है वो लस्ट की रिक्वायरमेंट है, कोई इनका इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कोई इनका लव का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे ही इनकी लस्ट की फुलफिलमेंट हो जाती है, सारा इमोशनल टच जो होता है वो खत्म होने लगता है। तो टायरेसियस इसको कनेक्ट करता है, सोचता है, और उसके बाद में जो टायरेसियस होता है एक बार की तरफ जाता है जहां पर लिकर सर्व की जा रही होती है। उस बार में वो जाता है, वहां पर बैठता है, तो वहां पर देखता है कि दो लेडी बैठी हुई हैं, वो आपस में बातें कर रही हैं। तो दो लेडी कौन सी है? उसमें से एक लेडी है जिसका नेम है लिल, देखिएगा मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, लिल अल्बर्ट। लिल और अल्बर्ट जो है ये कपल है। जो लिल है वो लेडी है और इसका हस्बैंड है अल्बर्ट। और एक लेडी जो वहां पर बैठी हुई है उसका नेम है मे। क्या नेम है? मे। तो जो ये मे है और जो ये लिल है ये बार में बैठी हुई हैं, लिकर ले रही होती हैं और आपस में बातें कर रही होती हैं। तो जो ये मे है वो लिल से कहती है कि क्या अल्बर्ट आ गया तुम्हारा हस्बैंड? 4 साल के बाद में तुम्हारा हस्बैंड अल्बर्ट जो है वो शायद आर्मी से लौट करके अब आ गया होगा। तो ये लिल कहती है वो आर्मी से रिटर्न होकर के आया है। तो ये जो मे है वो लिल है कि देखो लिल, तुम्हारी अभी इतनी एज भी नहीं हुई है, तुम अभी केवल 30 ईयर ओल्ड हो, तुम अभी केवल 30 साल की हो, लेकिन देखने में तुम ओल्ड लगती हो, देखने में तुम बुढ़ी लगती हो। और एक बात अच्छे से कन्फर्म रखो लिल, अगर तुम्हें अपना रिलेशन अल्बर्ट के साथ में अच्छे से चलाना है तो इसके लिए तुम खुद को डेंट पेंट करना स्टार्ट कर दो, खुद को डेकोरेट करना स्टार्ट करो, थोड़ा खुद को अट्रैक्टिव बनाओ, जिससे जो अल्बर्ट है वो तुमसे लगा रहे, तुमसे उसका अट्रैक्शन जो है वो बना रहे। ऐसा मैं कहती है। क्योंकि जो लिल और अल्बर्ट हैं इनके रिलेशन में सेक्सुअल परवेसिवनेस देखा जाता है, सेक्स की विकृति बोलते हैं। तो सेक्सुअल परवेसिवनेस की वजह से लिल और अल्बर्ट रिलेशन है वो अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा होता है। तो क्या होता है, मैं कहती है ऐसा, तो ये लिल कहती है कि मैं पहले देखने में ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, जैसा देखने में मैं अब लग रही हूँ। हुआ क्या है कि मैंने 5 बच्चों को जन्म दिया है, और 5 बच्चों को जन्म देने के बाद में जब मैं नेक्स्ट टाइम में प्रेगनेंसी पर आई तो उसके बाद में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और इसमें जॉर्ज को बर्थ दिया, मैं तो लगभग मर ही गई थी। और उसके बाद में जब फिर मैं नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी पर आती हूँ तो मैं केमिस्ट के पास में जब जिससे कि जो ये मेरा प्रेगनेंसी है वो खत्म हो सके। तो केमिस्ट जो है मुझको मेडिसिन दे देता है और कहता है कि आगे चल करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया और आगे चल करके कंडीशन ये हुई कि मेरी गड़बड़ होने लगी, सेट होने लगा, फेल होने लगा, और अब मैं देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही हूँ। लिल कहती है कुल मिलाकर मैटर ये है। तब जो ये मे है वो लिल से कहती है
मुझे पैदा नहीं कर, सेक्सुअल रिलेशन में ज्यादा से ज्यादा नहीं आना था, तो तुमने क्यों मैरिज कर ली थी? लिल, तुमने क्यों मैरिज कर ली थी अल्बर्ट के साथ में? तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तब ये लिल कहती है कि जरा मुझे बताओ कि जो ये सेक्स है, जो ये लस्ट है और जो ये बच्चे पैदा करने का कॉन्सेप्ट है, क्या केवल यही लव है? ऐसा लिल कहती है। तो उस समय जो बार की मेड होती है, जो लिकर को सर्व कर रही होती है, वो चिल्ला रही होती है कि बार बंद होने वाला है, बार बंद होने वाला है, तुम लोग जल्दी से बार से बाहर निकलो, बार बंद होने का टाइम है। तो जो ये लिल होती है और जो ये मे होती है, ये दोनों उठ चलती हैं और उसके बाद में जो ये लिल है वो मे से कहती है कि लास्ट नाइट को मैंने पोर्क बनाया था, सुअर का मांस बनाया था, उसको हमने खाया है, तुमको भी मैं इनवाइट कर रही हूँ, कभी तुम आगे चल करके मेरे पास डिनर के लिए आना। इतना कह करके लिल अपनी तरफ चली जाती है और जो मे होती है वो अपनी तरफ चली जाती है। अब यहाँ पर जो ये टायरेसियस है वो सोचता है क्या गजब का मैटेरियलिज्म है, कभी ब्यूटीफुल दिखने वाला इंग्लैंड इतना ज्यादा मैटेरियलिस्टिक हो गया है, चारों तरफ केवल लस्ट, चारों तरफ केवल मैटेरियलिज्म ही दिखाई पड़ रहा है। तो टायरेसियस वहां पर इतना सब कुछ देखने के बाद में उसके बाद में आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। टाइम होता है, इवनिंग का टाइम होता है, इवनिंग होने वाली है, आप लोग अच्छे से कंफर्म करिएगा, इवनिंग होने वाली है, इवनिंग का टाइम के किनारे, रिवर के किनारे पहुंचता है, थेम्स नदी किनारे, शाम का समय है, आप लोग कंसेंट्रेट होकर के समझिएगा, मैटेरियलिज्म समझिएगा। तो जब वो शाम समझता है, वो देखता है, कहता है कि अब देखो जो ये विंटर का मौसम है, विंटर का सीजन है, इसने पत्तियों को एकदम से डेड कर दिया है, जो लीव्स हैं वो एकदम से डेड हो गई हैं, हवा चल रही है और जिसकी वजह से रिजल्ट में ये हो रहा है कि लीव्स उड़ उड़ करके आ रही हैं और थेम्स नदी के किनारे पर गिर रही हैं, और जिसकी वजह से जो थेम्स नदी का किनारा है उसका जो बैंक है वो गंदा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा टायरेसियस वहां पर देख रहा होता है, समझ रहा होता है। तब तक जो टायरेसियस है उसकी नजर पड़ती है उसी कपल है, ओल्ड कपल है, जिनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स में, सेक्सुअल प्लीजर में पब्लिकली लगे हुए हैं। तो जब देखता है, टायरेसियस देखता है, वो एकदम से एस्टोनाइज्ड हो जाता है। टू नेकेड बॉडी, कंप्लीटली नेकेड बॉडी, पब्लिकली सेक्सुअल प्लीजर पर थेम्स नदी के किनारे घास पर इंडल्ज होते हैं। तो जब टायरेसियस देखता है, कहता है कि इन लोगों की एज देखो क्या हो गई है, और कोई रिस्पेक्ट है और ना ही इनके अंदर पर्सन का कोई रिस्पेक्ट है, और पब्लिकली इस तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं। अब यही तो ये लैंड जो है वो ब्यूटीफुल तो बिल्कुल नहीं रह गया, अब ये तो कंप्लीट वेस्ट लैंड हो गया है। वो देखता है वहां पर मैटेरियलिज्म इतना ज्यादा हावी है। टायरेसियस वहां पर खड़ा हुआ होता है कि जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं, जो बेस्याएं होती हैं, उन्होंने अपने बालों को पूरी तरीके से खुला रखा है, मतलब बाल जो उनके हैं वो बिखरे हुए हैं, मतलब उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ही ज्यादा लस्टी लग रहा है, और वो लोग अपने फीट को, अपने पैर को सोडा पानी से धुल रही हैं बेस्याएं, प्रोस्टिट्यूट, और इस तरीके से अपने वो फीट को वॉश कर रही हैं सोडा पानी से, सोडा वाटर से, कि वहां से निकलने वाले जो कस्टमर हैं प्रोस्टिट्यूट के, बेस्याओं के, वो उनको देख करके उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, उनकी तरफ ल्योर हो सके। तो क्या होता है, वो देखता है किस तरीके से मोरल डिग्रेडेशन हो रहा है, किस तरीके से मैटेरियलिज्म हावी है। इतना तो उसने देखा ही टायरेसियस, अभी वो वहां पर खड़ा ही है और देख रहा है कि इवनिंग का टाइम हो रहा लगा होता है, ग्लास लगा होता है, इसलिए रूम के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है वो टायरेसियस को दिखाई पड़ रहा होता है। जो टायरेसियस होता है वो देखता है कि अपने फ्लैट में एक टाइपिस्ट गर्ल आती है, वो टाइपिस्ट गर्ल अपने फ्लैट में, अपने रूम में आती है, आने के बाद में डिनर प्रिपेयर करती है,
डिनर को वो खाती है, डिनर अपना कंप्लीट करती है और डिनर लेने के बाद में वो बैठी हुई होती है। तब तक उसी रूम में एक रेड फेस का, लाल लाल चेहरा, रेड कलर का फेस लिए हुए एक पर्सन आता है। वो पर्सन आता है और उस टाइपिस्ट गर्ल को कडल कर लेता है, अपनी बाहों में भर लेता है और उसको कडल करने के बाद में, उसको बाहों में भरने के बाद में उसकी बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो उसकी बॉडी को टच कर रहा होता है, उस क्लर्क की बॉडी को टच कर रहा होता है, क्योंकि रेड कलर का पर्सन आया हुआ है, ठीक। तो जब वो क्लर्क जो होता है वो टाइपिस्ट की बॉडी को जब टच कर रहा होता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है, किसी भी तरह का कोई अपोज नहीं करती है। तो उसके जो हैंड होते हैं उस रेड फेस वाले पर्सन के, उसके हैंड बढ़ते चले जाते हैं, करता है और उसके बाद दोनों सेक्सुअल रहते हैं, हो जाते हैं सेक्सुअल। टायरेसियस वहां से सब कुछ देख रहा होता है, वहां पर बढ़िया म्यूजिक प्ले हो रहा होता है रूम के अंदर, और वो लोग सेक्सुअल कंप्लीट करते हैं। तो जो वो मेल होता है, जो वो पर्सन होता है, वो उठता है, अपने कपड़ों को पहनता है और बिना कुछ टाइपिस्ट गर्ल से कहे हुए वो रूम से बाहर निकल जाता है। टायरेसियस इंडिकेट कर रहा है, टायरेसियस यहाँ पर बताना चाहता है कि जो अभी ये बॉय आया है, अभी ये मेल आया है सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होने के लिए, उसका कोई लव का तो रिलेशन है नहीं, क्योंकि जैसे ही उसके लस्ट गर्ल होती है वो उठती है, उसके बाद में मिरर के सामने जाती है और अपने हेयर को सही करती है, उसके बाद में है, एकदम से वो नॉर्मल दिखाई पड़ती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके साथ में अभी कुछ हुआ ही नहीं है, जो कुछ भी अभी उसके साथ में कोई मैटर नहीं करता है, ऐसा अपीयरेंस उस लड़की का लग रहा है उसको देखने के बाद। होता है वो एस्टोनाइज्ड हो जाता है, एकदम से परप्लेक्स्ड हो जाता है, कहता है क्या गजब का नजारा है इस वेस्टलैंड का, ये तो कंप्लीटली वेस्टलैंड हो गई है, इतना ज्यादा मटेरियलिज्म हावी है, चारों तरफ इतना ज्यादा सेक्सुअल प्लेजर में जो लोग हैं वो इंडल्ज हो चुके हैं। वहां पर वो खड़ा होता है और इतने पर उसे मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट मिलना खत्म नहीं हो गया है। फिर आगे चल करके वो कहता है, फिर उसके बाद में आगे चल करके वो कहता है, वो खड़ा होता है वहीं पर थेम्स रिवर के किनारे, तब तक वहां पर वो 3 गर्ल्स की आपस में बात करने की आवाज को सुनता है। 3 लड़कियां, गर्ल, थर्ड गर्ल, ये 3 लड़कियां होती हैं, ये आपस में बातें कर रही होती हैं, थेम्स नदी के किनारे ये आपस में बातें कर रही होती हैं। तो इसमें से जो ये फर्स्ट वाली गर्ल होती है, क्या आप लोगों को मेरी वॉइस मिल रही है? अब क्लियर है? आप लोगों को मेरी वॉइस मिल रही है प्रॉपर? थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गया है और लखनऊ में फिर आज रेनिंग बहुत अच्छे से हो रही है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता हूं और आप लोग इसको देखिएगा। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, कनेक्ट हो गया है, अदरवाइज कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं फिर आगे क्या होता है कि जो ये मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है अच्छे से? एम आई क्लियर? जल्दी आप लोग बताइए, लाइट फिर से आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बोलिए। मैं प्रॉपर विजिबल हो रहा हूं, मेरी वॉइस आप लोगों को प्रॉपर मिल रही है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मेरी वॉइस आप लोगों को मिल रही है। हम लोग अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए फिर क्या होता है, गर्ल है वो बातें कर रही है,
थेम्स नदी गर्ल कहती है कि जो थेम्स नदी का किनारा है वो पहले कभी ब्यूटीफुल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां का जो वेस्ट मटेरियल है, ऑयल है, टायर्स है, ये सारी चीजें यहाँ पर जो थेम्स नदी के अंदर आकर के गिरती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। फर्स्ट गर्ल कहती है, ठीक। फिर फर्स्ट गर्ल कहती है कि इसके साथ ही साथ इस समय जो पत्तियां हैं वो सूख गई हैं, जो हवा है, जो एयर है, वो उड़ा करके पत्तियों को ला करके थेम्स नदी के किनारे छोड़ रही है, इसलिए जो थेम्स नदी का किनारा है थोड़ा और ज्यादा डर्टी नजर आ रहा है, यही कारण है। तब जो यहाँ पर ये सेकेंड गर्ल होती है वो जर्मन लैंग्वेज में एक सैड सॉन्ग गाती है, और जो सैड सॉन्ग की ओपनिंग लाइन है वहां पर जो वर्ड है वो वर्ड है वाइला लाइला वाइला ला लाइला ला, ऐसा कुछ मतलब वर्ड है, लिखा हुआ है इसी तरीके से, वाइला लाइला ला, कुछ इस तरीके का सॉन्ग है, जर्मन सॉन्ग है, जिसको जो ये सेकंड नंबर वाली गर्ल जो होती है वो सिंग करती है। कंफर्म हो गया ना। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो ये गर्ल्स है फर्स्ट नंबर वाली, ये कहती है कि एक टाइम था जब क्वीन एलिजाबेथ लॉर्ड लाइसेस्टर के साथ में थेम्स नदी के किनारे टहलने के लिए आया करते थी, लेकिन अब जो ये किनारा है इतना ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है। अब जो ये थ्री गर्ल्स होती हैं वो आपस में बातें करना स्टार्ट करती, वर्जिनिटी को भी इस बात, तो इसमें से जो ये फर्स्ट गर्ल होती है वो कहती है कि जो मेरा बर्थ हुआ था वो हाईबरी में हुआ था, और उसके बाद में रिचमंड एक प्लेस है, वहां पर एक पर्सन था, वो मुझको लस्ट के लिए ल्योर करता है, लस्ट के लिए मुझको अट्रैक्ट करता है, और फिर रिचमंड में ही नदी के किनारे एक बोट होती है, उस बोट में वो मुझसे चलने के लिए कहता है। जब मैं उस बोट में जाती हूं तब वो पर्सन मुझसे कहता है टू लाई ऑन दी बैक साइड एंड टर्न योर नी, तब वो मुझसे बोलता है कि बैक साइड लाई हो जाओ, अपनी नी को टर्न करो, और उसके बाद में वो मेरे साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल प्लीजर करता है, और इस तरीके से दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई लॉस्ट माय वर्जिनिटी व्हेन आई बिकेम अनचेस्ट। ये यहाँ पर फर्स्ट गर्ल बताती है, अपनी स्टोरी बताती है। ये कहती है मेरा मतलब मैं जो अनचेस्ट हुई थी, मेरी वर्जिनिटी जो लॉस हुई थी वो मूरगेट में हुई थी। मूरगेट में मेरा एक लवर रहता था, वो मुझसे लव करता था, और उसने मुझको लस्ट के लिए ल्योर किया, लस्ट के लिए अट्रैक्ट किया, और उसके बाद में उसने मेरे साथ में फिजिकल रिलेशन बनाया, और जो ही मैंने फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद में रोना स्टार्ट किया तो मेरे उस लवर ने कहा कि तुमको रोने की कोई जरूरत नहीं है, आगे चल करके हम दोनों अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करेंगे, और हम दोनों आगे चल करके ऐसा नहीं उसमें दिया। ये सेकंड नंबर वाली गर्ल अपनी स्टोरी बताती है। तब जो ये थर्ड नंबर वाली गर्ल होती है वो बोलती है, कहती है मैं अनचेस्ट हुई थी, मेरी वर्जिनिटी लॉस हुई थी मारगेट सैंड्स पर। मारगेट सैंड्स जो है वहां पर एक पर्सन ने मेरी वर्जिनिटी को मुझे अनचेस्ट किया था, और मेरे लिए जो मेरी ये चेस्टिटी थी उसका मतलब मेरे लिए कोई खास नहीं था, क्योंकि जैसे होता क्या है कि जो हैंड होता है, हैंड से हम नेल को कट करके उसके बाद में छोड़ देते हैं, जो उसका एग्जिस्टेंस होता है सेम एग्जिस्टेंस मेरे लिए मेरी वर्जिनिटी का था, क्योंकि जो मेरे घर वाले थे वो बहुत ज्यादा पुअर थे, और उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका साथ देने के लिए मुझे लोगों के साथ में सेक्सुअल रिलेशन जो थे वो इस्टेब्लिश करने पड़ते थे, ऐसा थर्ड नंबर वाली गर्ल कहती है। फिर उसके बाद में वही वाई लाला लाई लाला वाला जो गाना है, जर्मन सॉन्ग है, वो फिर बजना स्टार्ट हो जाता है, वो लोग गाने लगती हैं। जो ये टायरेसियस होता है वो देखता है, इन लोगों की बातों को सुनता है, वो बहुत ज्यादा एस्टोनाइज्ड होता है, कहता है कि इतना ज्यादा मटेरियलिज्म, इतना ज्यादा सेक्सुअल प्लेजर इस इंग्लैंड में, इस लंदन में स्प्रेड हो चुका है, अब ये लैंड पूरी तरीके से वेस्ट लैंड हो गई है।
फिर टीएस एलियट फिर टायरेसियस को रिमेंबर होता है, टायरेसियस याद करने लगता है एक पर्सन को जिसका नेम था यूजेनिडिस। जो ये पर्सन यूजेनिडिस था उसने एक बार टायरेसियस से मुलाकात की थी और टायरेसियस को इनवाइट किया था कि मेरे साथ में लंच करने के लिए तुम कैनन होटल आना, और कहा था कि मेरे साथ में वीकेंड स्पेंड करने के लिए मेट्रोपोल होटल आना। जो मेट्रोपोल होटल है यहाँ पर जो होमोसेक्सुअल लोग होते हैं वो आते हैं, आपस में मिलते हैं, और जो ये यूजेनिडिस था इसने भी मुझको इनवाइट किया था होमोसेक्सुअलिटी के लिए। तो फाइनली टायरेसियस देखता है और कहता है कि अरे यहाँ पर तो मैटेरियलिज्म अब बहुत है कि मुझे अच्छे से मालूम है कि लंदन में जो कैनन होटल है, लंदन में जो मेट्रोपोल होटल है, यहाँ पर जो होमोसेक्सुअल लोग होते हैं वो आते हैं, आपस में मिलते हैं, और जो ये यूजेनिडिस था इसने भी मुझको इनवाइट किया था होमोसेक्सुअलिटी के लिए। तो फाइनली टायरेसियस देखता है और कहता है कि अरे यहाँ पर तो मैटेरियलिज्म कहता है कि जो मैटेरियलिज्म का होता है वो बहुत टायरेसियस कहता है कि अभी 15 दिन की बात हुई है, जस्ट बिफोर अ फोर्टनाइट, केवल 15 दिन पहले की बात है। एक मर्चेंट था फोनेशिया का जिसका नेम फेलिबस था, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, जिसका नाम फेलिबस था, और जो वो फेलिबस मर्चेंट था वो पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक टेस्ट का था, बस वो लस्ट में, अपने बेनिफिट में, अपने लॉस में लगा रहता था। उसकी जो स्पिरिचुअलिटी थी वो पूरी तरीके से डेड हो गई थी, और एक बार जब वो जर्नी कर रहा था, सी जर्नी कर रहा था, तो वहां पर एक सी बर्ड होती है जिसका नेम गल होता है। तो जब वो अपनी वॉइस लगाती है तो उसकी वॉइस को इग्नोर करता है, उसकी वॉइस को बुरा भला कहता है ये फेलिबस, और जिसकी वजह से आगे चलकर इसका रिजल्ट भी उसको मिलता है और ड्राउन हो। आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर मिल रही है? अब आप लोगों को मेरी चलिए लाइट आ गई है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पर थे क्या कह रहा था, होता है आगे करके इसकी डेथ हो जाती है, तो इस बात को जो टायरेसियस होता है वो अच्छे से रिमेंबर कर रहा होता है कि जो मटेरियलिज्म होता है, इसका जो टेस्ट होता है, इसका टायरेसियस सोचना स्टार्ट करता है। टायरेसियस कहता है कि जो गॉड था, जो क्राइस्ट था, क्राइस्ट इस अर्थ पर आया था, और क्राइस्ट इस अर्थ पर आया था कि जो यहाँ पर पीपुल है, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, उनको वो सिन से गेट रीड करा सके, उनको वो सिन से छुड़ा सके। लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले पीपुल है उन्होंने सिन करना नहीं छोड़ा। और एक बार की बात होती है जब क्राइस्ट बैठा हुआ होता है, जीसस क्राइस्ट बैठा हुआ होता है, उसके डिसाइपल, उसके शिष्य भी बैठे हुए होते हैं उसके बगल में, उसके साइड में। तो उस समय जो रोमन सिपाही होते हैं वो अपने अपने हाथ में टॉर्चेस लेकर के, मसाल लेकर के क्राइस्ट को अरेस्ट करने के लिए आते हैं। क्राइस्ट के जो डिसाइपल्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनके चेहरों का जो रंग होता है वो फीका पड़ जाता है। जो रोमन एम्परर के भेजे हुए सोल्जर्स होते हैं वो क्राइस्ट को वहां से पकड़ते हैं, और क्राइस्ट को पकड़ने के बाद में ले जाकर के वो लोग एक सेल में, एक कोठरी में बंद कर देते हैं, और उसके बाद में क्राइस्ट को वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, और क्राइस्ट को आगे चल करके वो सूली पर चढ़ा देते हैं, इम्पेल पर चढ़ा देते हैं।
तो जब क्राइस्ट को इम्पेल पर चढ़ाया गया, टायरेसियस कह रहा है, तब उसके बाद में लोगों ने क्राइस्ट है, क्राइस्ट की जो टीचिंग है, क्राइस्ट के जो सरमन्स हैं, क्राइस्ट के जो उपदेश हैं, वो लोगों को गाइड करेंगे और जो पीपल है वो क्राइस्ट की टीचिंग के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को आगे चल करके लीड करेंगे, अपनी लाइफ को चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो इसका जस्ट उल्टा हो गया ना, यहाँ पर जो पीपल है उन्होंने सिन करना नहीं छोड़ा है। और उसके बाद में टायरेसियस जो है वो इमेजिन कर रहा है, टायरेसियस सोच रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जल्द ही सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। टायरेसियस कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि थेम्स नदी का जो पानी है वो धीरे धीरे सूख रहा है, जो यहाँ पर ट्रीज हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पत्तियां लगी हुई हैं, वो धीरे धीरे सूख रही हैं और इसके साथ ही साथ एक डिस्ट्रक्शन सा आने वाला है। और जितनी भी मटेरियलिस्टिक सिटीज हैं जैसे वियना है, अलेक्जेंड्रिया है, लंदन है, इस तरीके की जितनी भी सिटीज हैं, सिटीज हैं, वो सब आगे चल करके सिटीज जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, मटेरियलिज्म वहां पर बहुत ज्यादा है। और फिर जो टायरेसियस है वो एज्यूम कर रहा है, इंडिया को लेकर के एज्यूम कर रहा है। आप लोग कंसेंट्रेट होकर के समझिएगा, टायरेसियस इंडिया को लेकर के एज्यूम कर रहा है। टायरेसियस सोच रहा है कि इंडिया में गंगा का जो वाटर है, गंगा जी का जो पानी है, उसका जो वाटर लेवल है वो धीरे 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 डाउन हो रहा है। इंडिया में जो पेड़ पौधे हैं, जो ट्रीज हैं, वो धीरे धीरे सूख रहे हैं। इंडिया में भी एक डिस्ट्रक्शन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर पर वहां पर हिमालय के आसपास काले काले बादल जो हैं वो मंडराने लगते हैं इंडिया में। और जो बादल हैं फिर उसके बाद में लाइटनिंग बहुत तेज स्टार्ट होती है, बिजली की कड़क बहुत तेजी से उठती है। और जब बिजली की कड़क बहुत तेजी से उठती है तो आवाज आती है, आप लोग अच्छे से कंफर्म करिएगा, डा डा डा। जब हिमालय के पास काले बादल बन गए इंडिया में, ऐसा टायरेसियस एज्यूम कर रहा है, गंगा जी का पानी लो हो रहा था, काले बादल हिमालय के पास बन गए और उसके बाद में जब बिजली कड़कती है वहां पर तो आवाज आती है, डा 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 की आवाज आती है। तो टायरेसियस कहता है ऐसा लग रहा है कि जैसे जो गॉड है वो कोई मैसेज देना चाहता है डा 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 के थ्रू, और जो गॉड है वो डा 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 के थ्रू मैसेज देना चाहता है। डा से वो बोल रहा है दत्ता। क्या बोल रहा है? दत्ता। दत्ता का मतलब चैरिटी करो, जितने भी पीपल हो तुम लोग चैरिटी करो। फिर उसके बाद में डा डा को यहाँ पर इसका मतलब है दया ध्यानम, मतलब कंपैरिजन करो, जो आपको मिलता है, जो भी आपको दिखाई पड़ता है उस पर कंपैरिजन करो। फिर उसके बाद में दा है जिसका मतलब दम्यता है, मतलब सेल्फ कंट्रोल है। क्या है? जिसका मतलब है सेल्फ कंट्रोल है। और इस सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप अपने आप को कंट्रोल करिए, आप अपने आप को मेंटेन करिए। तो यहाँ पर जो टायरेसियस है वो कहता है डा 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 की आवाज आती है और इससे जो इसका रिलेशन है गॉड जैसे मैसेज दे रहा है, दत्ता ध्यानम दम्यता का मैसेज दे रहा है कि जितने भी पीपल हैं वो चैरिटी करें, जितने भी पीपल हैं वो कंपैरिजन करें, जितने भी पीपल हैं वो सेल्फ कंट्रोल करें। तो टायरेसियस कह रहा है कि जब हम गॉड के इस मैसेज को फॉलो करेंगे, जब हम गॉड के इस मैसेज को देखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तभी आगे चल करके हम लोगों की जो लाइफ है उसमें कुछ रिफॉर्मेशन हो सकता है, उसमें कुछ सुधार हो सकता है। और फिर उसके बाद में लास्ट में जो टायरेसियस होता है वो शांति 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 बोलता है कि जितने भी पीपल हैं उनको मेंटल पीस मिले, जितने भी पीपल हैं वो सब फ्लरिश कर सकें। खत्म हो गया ना। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जो ये वर्क वेस्टलैंड है वो कंप्लीट होता है। कंफर्म हो गया? सो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से जो ये वर्क है दी वेस्टलैंड, इसका जो एनालिसिस है वो अच्छे से आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। तो लास्ट में क्या होता है कि जो टायरेसियस होता है, लास्ट में टायरेसियस एज्यूम करता है, लास्ट में टायरेसियस क्या एज्यूम करता है? करता है कि जैसे इंडिया में जो बादल हैं वो उठे हुए हैं और डा 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 की आवाज आती है, और उस डा डा की जो आवाज है उसका जो मैसेज है, उसका मैसेज यही है कि जितने भी पीपल हैं वो चैरिटी करें,
जितने भी पीपुल हैं वो कंपैरिजन करें, जितने भी पीपुल हैं वो सेल्फ कंट्रोल करें। खत्म हो गया ना, ऐसा मैसेज मिलता है। और ये यहाँ पर मिथियोलॉजिकल रेफरेंस है, जो अभी हम लोगों ने उपनिषद की बात की थी, उस उपनिषद से डा 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 का जो ये कॉन्सेप्ट है उसको लिया गया है। आप लोगों ने अच्छे से कंफर्म कर दिया होगा। खत्म हो गया। लास्ट में वो शांति 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 बोलता है, ये भी कंफर्म हो गया होगा। सो इस तरीके से जो ये वर्क बेस्डलैंड है, इसका मैंने कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों को करा दिया है, कंप्लीट स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ स्किप नहीं किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अदरवाइज बात किया जाए, बेस्डलैंड एक लेंदी वर्क है, 1 आवर की क्लास में, 1 घंटे की क्लास में कंप्लीट करना थोड़ा वो होता है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी स्किप ना करते हुए जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको एलाबोरेट करते हुए आप लोगों को अच्छे से कंफर्म करा दिया है। तो आई थिंक आप लोगों को कंफर्म हो गई होगी दी वेस्टलैंड की स्टोरी, अच्छे से कंफर्म हो गई होगी क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स यहाँ पर है वो किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, सारी स्टोरी आपको कंफर्म हो गई होगी। ठीक, तो ये जो हमारी क्लास है ये आप लोगों का अच्छे से कंप्लीट होती है, वेस्टलैंड का जो ये टॉपिक है। और इसके बाद में नाइट को जो मेरी क्लास होगी, रात को 10 से 11 जो मेरी क्लास होगी, वहां पर वेस्टलैंड से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करा दूंगा प्रीवियस ईयर के। और इसके साथ ही साथ जो टीएस एलियट